हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम दीपक सिंह, योर फैकल्टी ऑफ जीएस, और आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स पॉइंट पे। तो हम लोग दोस्तों अपना जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसमें हमने कल डिस्कस किया हुआ था। कल जो स्टार्ट किया था हमने वो स्टार्ट किया हुआ था उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश के बारे में, और जिसमें जो पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया था ट्रांस हिमालय को। ठीक, उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश को हमने 3 टॉपिक्स में हमने बांट के पढ़ने की बात कही थी। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय, और तीसरा जो है जो पूर्वोत्तर भारत है उसके पर्वतीय प्रदेशों को। तो इस क्रम में हम लोगों ने कल ट्रांस हिमालय के बारे में बात कर ली थी। ट्रांस हिमालय को हमने डिस्कस किया था, और आज हमारा टॉपिक है वो उसी क्रम में दूसरा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं हिमालय, जो क्या है हिमालय है। तो देखिए, ये जो आज का हमारा टॉपिक हिमालय है, इस हिमालय को भी हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। हिमालय को भी हम लोग 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। सबसे जो हिमालय, इस हिमालय की सबसे जो उत्तरी रेंज है, सबसे नदर्न है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेट हिमालय, या ग्रेट हिमालय को हम लोग बोलते हैं हिमाद्री। ठीक, या फिर इसी को आंतरिक हिमालय में बोलते हैं, इसी को हम लोग आंतरिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा जो है इसको हम लोग कहते हैं मिडिल हिमालय। इस मिडिल हिमालय को ही लघु हिमालय भी बोलते हैं, या फिर इसी को मध्य हिमालय भी बोलते हैं। तो आपसे कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, मिडिल हिमालय पूछ ले, लघु हिमालय पूछ ले, हिमाचल हिमालय पूछ ले, या फिर अगर आपसे कहता है मध्य हिमालय, तो भी आपको यही बताना है मिडिल हिमालय के बारे में पूछ रहा है। ठीक, फिर तीसरा हिमालय की जो तीसरी जो रेंज है, हिमालय में सबसे दक्षिण में आती है, तो इस तीसरी रेंज को हम लोग बोलते हैं शिवालिक। ठीक है, शिवालिक। इस शिवालिक को उप हिमालय भी बोलते हैं, या इसी को बा हिमालय भी बोलते हैं। क्लियर है? तो हिमालय को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको भी 3 टॉपिक से बांट के पढ़ेंगे। कैटेगराइज करेंगे हम लोग ग्रेटर हिमालय, जिसको हिमाद्री कहते हैं, या महान हिमालय जिसे बोलते हैं, सर्वोच्च हिमालय बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, इसी को यही है। दूसरा फिर मिडिल हिमालय, जो कि ग्रेट हिमालय और शिवालिक के बीच में है, और फिर हिमालय रेंजेस में सबसे दक्षिण में है शिवालिक। ठीक है, तो शिवालिक को हम लोग उप हिमालय, या फिर शिवालिक को ही हम लोग बा हिमालय भी कहते हैं। कहीं कहीं अगर आपको मैनाक पर्वत लिखा हुआ मिले, मैनाक पर्वत, तो मैनाक पर्वत भी दोस्तों इस शिवालिक हिमालय को ही बोलते हैं। क्लियर है ना? तो शिवालिक हिमालय को हम लोग मैनाक पर्वत बोलते हैं। कुछ फैक्चुअल चीजें देखनी है हमें, जैसे ये जो ग्रेट हिमालय है, मान के चलिए अगर मैं रेंजेस बनाऊं तो कुछ इस तरीके से है। जैसे ये जो है इसको हम लोग कहेंगे ट्रांस हिमालय। ये क्या है? ये ट्रांस हिमालय है। ये है दोस्तों ग्रेट हिमालय या हिमाद्री। ये है आपका लघु हिमालय या मिडिल हिमालय, और ये जो है ये है आपका शिवालिक। और शिवालिक के दक्षिण में फिर हमको क्या दिख रहा है? ये हमारे प्लेन्स, मैदान। शिवालिक के दक्षिण में हमको मैदान दिख रहा है, ये गंगा का मैदान, सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्लियर? इस तरीके से ये रेंजेस हैं। यहाँ से अगर हम लोग चलते हैं, मान के चलिए ये है भारत, इस दिशा को हम दक्षिण अगर मान लें कुछ देर के लिए, इधर से अगर हम चलें उत्तर की ओर, तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा? मैदान मिलेंगे, फिर हमें शिवालिक मिलेगा, फिर लघु हिमालय मिलेगा, फिर ग्रेटर हिमालय मिलेगा, फिर ट्रांस हिमालय मिलेगा। ट्रांस हिमालय के ही उत्तर में, ट्रांस हिमालय के उत्तर में इस तरीके से ये अभी क्या है? ये पामीर घाट है, पामीर पठार है। हाँ? और पामीर पठार से जैसे हम उत्तर में जाएंगे, वही चाइना वाला पूरा हिस्सा, यानी पामीर भी है चाइना वाले हिस्से में ही है।
तो इस तरीके से कुछ अवस्थिति है, पामीर पठार, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक और फिर प्लेन। प्लेन्स के भी हम लोग और दक्षिण में जाएं, प्लेन्स से भी हम लोग और दक्षिण में जाते हैं तो हमें ये इस तरीके से कुछ हमें पूरा हमारा जो दक्कन प्लेट्यू है ये मिलेगा, यानी प्रायद्वीपीय भारत का पठार मिलेगा। ठीक, तो अगर आपसे कभी कोई पूछ लेता है कि पर्वत और पठार में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो एक लाइन में अगर हमें जवाब देना है, सीधी सी बात है, पर्वत वो स्थलाकृति है जिसका जो पार्श्व है वो तीव्र होते हैं, यानी कि ढाल क्या है, तीव्र हो, शीर्ष जिसका नुकीला हो और आधार जिसका क्षेत्रफल में कम हो, यानी कि आधार जो है ज्यादा चौड़ा हो नहीं, शीर्ष जो है वो नुकीला हो और जो ढाल है इसकी ये तीव्र हो। क्या हो जाएगा, ये पर्वत हो जाएंगे। साथ ही साथ ऊंचाई इनकी अधिक हो, मतलब 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई, तो वो किस श्रेणी में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे पर्वतों की श्रेणी में। वहीं अगर हम पठार पूछ लें, पठार क्या होते हैं, चाहे ये पठार देखिए या ये पठार देखिए, दोनों में आपको समझ में आ रहा होगा कि पठार की अगर डेफिनेशन बतानी क्या है, ढाल मंद होगा, जैसे पर्वत की ढाल क्या है, तीव्र ढाल, पठार की ढाल मंद होगी, जो इनका शीर्ष है, शीर्ष समतल होगा और जो आधार है बेस ये भी चौड़ा होगा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पठार कहेंगे। और साथ ही में अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो 1000 मीटर से 1200 मीटर की इनकी ऊंचाई हो। ठीक, तो ये पठार की श्रेणी में आ जाएंगे। उसी तरह से पहाड़ियां भी एक तरीके से पर्वत जैसी ही हैं, लेकिन बस अंतर क्या है उनमें कि पर्वतों के अपेक्षाकृत इनकी ऊंचाई कम होती है। 2000 मीटर से ऊपर जो स्थलाकृतियां हैं वो सब पर्वत कहलाती हैं, 2000 मीटर से कम की जो स्थलाकृतियां हैं वो पहाड़ियों की रेंज में आ जाएंगी। ठीक है, उन्हें हम पहाड़ियां कहेंगे। और पठार क्या है, जिसका शीर्ष समतल हो, आधार जिसका चौड़ा हो, ढाल जिसकी मंद हो, पठार। हम देखते हैं कि पर्वतों के कंपेरिजन में पठारों में ज़्यादा जो मानव है उसका अधिवास मिलता है। ठीक, क्योंकि ऊंचाई कम होती है, इस वजह से टेम्परेचर भी उतना कम नहीं होता जिससे कि मानव उसमें सर्वाइव करता है। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेंगे, जैसे कि कल भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था, कल भी हमने जैसे डिस्कस किया था, जो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय है, तो इन दोनों के बीच ये दोनों जहां से अलग होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ITSZ, यानी इंडस सांको सचर जोन। ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय जिससे अलग हो, जिस सीमा से अलग होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि शॉर्ट में MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और जो लघु हिमालय और शिवालिक है ये जिससे अलग होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं MBT, सॉरी मेन बाउंड्री फॉल्ट, यानी कि MBF। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेन बाउंड्री फॉल्ट। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपसे पूछता है वनडे एग्जाम वगैरह में, तो यहाँ से क्वेश्चन ही पूछता है ये चीज, लेकिन हमारे एग्जामों में UPSC, स्टेट PSC वगैरह में इससे क्वेश्चन बन जाता है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में अरेंज करने के लिए बोल देगा, लिख देगा ITSZ, MCT, MBF और एक और है जैसे शिवालिक और मैदानों को अलग करता है, उसको कहते हैं हम लोग हिमालय मेन फॉल्ट। ठीक, तो इस तरीके से उत्तर से दक्षिण दिशा में अरेंज करने के लिए बोल देगा। एक तो हमें ये याद रखना है, इसको भी मैं फॉर्म लिख देता हूं, इंडस सांको सचर जोन। एक चीज आपको और याद रखना है कि जो ये ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय का निर्माण तो हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही हो गया था, यानी कि ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, ये भी मैंने कल बता दिया था आपको। लेकिन ट्रांस हिमालय के बाद जैसे हम ITSZ है इसके दक्षिण में आएंगे तो ये सारी जो स्थलाकृतियां हैं ये इंडियन प्लेट का हिस्सा है, यानी कि जो ग्रेटर हिमालय है इससे चालू आती है, जो सारी स्थलाकृतियां फिर ये इंडियन प्लेट में स्थित है। तो जो हिमालय है, इस हिमालय को हमने 3 भागों में बांटा है, ग्रेटर, लघु और शिवालिक।
इनको भी हम लोग देख लेते हैं किस किस काल में इनकी उत्पत्ति हुई है। तो देखिए जो ग्रेटर हिमालय है दोस्तों, तो इस ग्रेटर हिमालय की जो सारी रेंजेस हैं, इस ग्रेटर हिमालय की सारी रेंजेस की उत्पत्ति इयोसीन और ओलिगोसीन काल में हुई है। ठीक, तो ग्रेटर हिमालय की उत्पत्ति कब हुई है? इयोसीन और ओलिगोसीन काल में हुई है। मिडिल हिमालय की उत्पत्ति की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति है मायोसीन में। मिडिल हिमालय की उत्पत्ति मायोसीन काल में हुई है। और शिवालिक की उत्पत्ति कब हुई है? शिवालिक की हुई है प्लायोसीन में। ठीक है। और अगर आपसे कभी पूछा था मैदानों की उत्पत्ति कब हुई है, तो मैदानों की उत्पत्ति तो प्लीस्टोसीन से चालू हुई है और अभी भी होलोसीन में भी हो रही है। प्लीस्टोसीन से उत्पत्ति चालू हुई है मैदानों की और होलोसीन काल में अभी भी हो रही है। ठीक, अगर जो है महाकल्प की बात कर लिया जाए, किस महाकल्प में? ये तो कल्प हो गए, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, इन कल्पों में हुई है। लेकिन अगर बात किया जाता है कि किस काल में हुई है, तो ये जो इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, ये चारों जो है टर्सरी युग के कहलाते हैं। अगर युग पूछ लिया जाए किस युग में हुई है हिमालय की उत्पत्ति, तो टर्सरी युग में हुई है। और मैदानों की उत्पत्ति कब प्रारंभ हुई? तो मैदानों की उत्पत्ति चालू हुई क्वाटरनरी में। ठीक, तो मैदानों की ये जो पर्वत है, इन पर्वतों की उत्पत्ति या हिमालय की उत्पत्ति अगर हम लिखें, हिमालय की उत्पत्ति कब हुई? टर्सरी युग में। और प्लेन्स मैदानों की उत्पत्ति कब हुई? तो क्वाटरनरी युग में। यानी कि जो प्लीस्टोसीन और जो होलोसीन है ये क्वाटरनरी युग के हैं, और मायोसीन, ओलिगोसीन, प्लायोसीन और इयोसीन ये हैं टर्सरी युग के। तो आपको इसको भी याद रखना है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ग्रेटर हिमालय की उत्पत्ति किस कल्प में हुई है, तो फिर हमको अगर पीरियड पूछ लिया जाता है किस पीरियड में हुई है ग्रेटर हिमालय की उत्पत्ति, तो हमें पीरियड बताना है, इयोसीन और ओलिगोसीन में। अगर मिडिल हिमालय पूछ जाता है किस पीरियड में मिडिल हिमालय की उत्पत्ति हुई है, तो मायोसीन पीरियड में। शिवालिक की उत्पत्ति किस पीरियड में हुई है, तो प्लायोसीन में। ग्रेटर हिमालय जो प्लेन है, प्लेन की उत्पत्ति किस पीरियड में हुई है, तो प्लीस्टोसीन पीरियड से प्रारंभ हुआ है मैदानों का बनना, और अभी होलोसीन पीरियड में अभी भी बन रहा है मैदान। ठीक है, मैदानों का निर्माण अभी भी जारी है। अब बात आती है पठारों की, जो ये प्रायद्वीपीय पठार है। तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार तो सबसे पुरानी स्थलाकृति है, यानी कि मुख्य जो भारत भूमि है वो यही प्रायद्वीपीय पठार ही है। मुख्य भारत भूमि क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। जब पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था उसी समय ही प्रायद्वीपीय पठार की जो निर्माण हुआ ये उसी समय का माना जाता है। ठीक, तो अगर कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत में जो भी स्थलाकृतियां दिख रही हैं उनमें सबसे प्राचीन कौन है, सबसे नई कौन है, क्रम से अरेंज करिए। तो अगर सबसे प्राचीन से सबसे नई के क्रम में अरेंज करने के लिए बोल दिया जाएगा, तो देखिए सबसे प्राचीन क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। सबसे प्राचीन क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। फिर प्रायद्वीपीय पठार के बाद जो सेकंड जो स्थलाकृति है, सेकंड जो हमको देखने के लिए मिल रहा है, तो सेकंड नंबर पे हमको देखने के लिए मिलेंगे ट्रांस हिमालय। ठीक, फिर हमें दिख रहा है ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद ट्रांस हिमालय के बाद हिमालय। ठीक है, हिमालय के बाद फिर हमको मैदान दिखेंगे। तो मैदान तो, और जो तटीय मैदान है, तटीय मैदान तो और नई संरचना है। तटीय मैदानों का निर्माण तो अभी भी हो रहा है। जैसे जैसे नदियां महासागरों में जाके या सागरों में जाकर के अपने मुहाने पर अवसादों को जमा कर रही है, वैसे वैसे समय के साथ तटीय मैदानों का भी निर्माण होता चला जा रहा है। क्लियर है? तो अगर जो है कालखंड के अनुसार देखें तो प्रायद्वीपीय पठार सबसे पुराने, फिर ट्रांस हिमालय, हिमालय, मैदान और तटीय मैदान तो बिल्कुल अभी बन रहे हैं। ठीक, चलिए ये तो हो गया इनके बारे में कुछ फैक्चुअल चीजें। अब हम लोग ग्रेटर हिमालय के बारे में देखते हैं।
देखते हैं ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री। ठीक, तो अच्छा, अगर हिमालय के बारे में कुछ मतलब इन सारी रेंजों को मिलाकर के सिर्फ टोटल हम हिमालय के बारे में देखें तो कुछ फैक्चुअल चीज़ और देख लीजिए। जैसे कि जो हिमालय है, इस हिमालय की लंबाई मानी जाती है 2400 किलोमीटर और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक, मतलब हिमालय, जब हम हिमालय केवल वर्ड यूज करेंगे तो उसमें ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक तीनों शामिल हैं। ठीक है, तो उन तीनों की सम्मिलित रूप से चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर मानी जाती है, लंबाई 2400 किलोमीटर लगभग मानी जाती है। ठीक है, एवरेज हाइट की अगर बात करें तो एवरेज हाइट 6000 मीटर के समथिंग मानी जाती है। अब ये तो अभी सामूहिक रूप से हम हिमालय की हमने बात किया, अब हम एक एक करके अब इसके अलग अलग रेंजेस की बात करते हैं। तो पहले हम ग्रेटर हिमालय की बात कर लें। तो देखिए कुछ इस तरीके से ग्रेटर हिमालय का विस्तार है। ये है हमारा, थोड़ा सा एक रफली मैप बना रहा हूँ। ठीक, ये हमारा उत्तर भारत। अब हम ग्रेटर हिमालय अगर देखते हैं, ग्रेटर हिमालय का विस्तार कहाँ है, तो देखिए ग्रेटर हिमालय का हमें जो विस्तार देखने के लिए मिलेगा, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि नंगा पर्वत से लेकर के और इसका जो विस्तार देखने के लिए मिलता है, ये मिलता है हमें नामचा पर्वत तक। यानी यहाँ पर एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरुआ तक हमें ग्रेटर हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। नंगा पर्वत की आपसे कभी कभी हाइट पूछ ली जाएगी अगर, 8126 मीटर नंगा पर्वत और नामचा बरुआ 7756 मीटर। क्लियर? तो आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ग्रेटर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो उस क्रम में आपको बताना है नंगा पर्वत से लेकर के और नामचा बरुआ तक ग्रेटर हिमालय का विस्तार है। लंबाई की अगर बात कर ली जाए, 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देखिए एक चाप के आकार का है, ये चाप के आकार का है ये। चौड़ाई की बात कर ली जाए तो 25 से लेकर के और 50 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। सम्मिलित रूप से हमने 160 से 400 किलोमीटर चौड़ाई बताई थी। सिर्फ ग्रेटर हिमालय की हम बात कर रहे हैं तो 25 से 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और अगर इसकी हाइट की बात करते हैं, ठीक है, अगर इसकी एवरेज हाइट की बात करते हैं तो इसकी एवरेज हाइट है दोस्तों, एवरेज हाइट इसकी 6500 मीटर है। सभी जितने भी रेंजे हैं, चाहे ट्रांस हिमालय हो, लघु हो, शिवालिक हो, इन सब में सबसे ऊंची रेंज मानी जाती है ग्रेटर हिमालय को। यानी कि सबसे ऊंचाई में सबसे ज्यादा कौन सी है? ग्रेटर हिमालय। इससे पहले जो मैंने एक ग्राफ बनाया था उसमें भी मैंने दिखाया था ग्रेटर हिमालय सबसे ऊंची पीक्स है ग्रेटर हिमालय की। तो देखिए जो ग्रेटर हिमालय है, इस पूरे हिमाद्री में या महान हिमालय में पूरे विश्व की जितनी भी सर्वोच्च ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, उन सभी सर्वोच्च पर्वत चोटियों में से 123 सर्वोच्च चोटियां, सर्वोच्च ऊंची चोटियां इस ग्रेटर हिमालय में पाई जाती हैं। विश्व की जितनी भी ऊंची पर्वत चोटियां उनमें से 130 सर्वोच्च चोटियां, हाईएस्ट पीक्स कहां है? इस ग्रेटर हिमालय में है। तो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि इसका विस्तार कहां कहां पे है। ग्रेटर हिमालय का विस्तार कहां पे है? देखिए नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले हिस्से में है। तो इसका विस्तार जब देखेंगे तो जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के पश्चात नेपाल, ठीक, तिब्बत के हिस्से में थोड़ा सा है, उसके बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद भूटान, भूटान के बाद अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो ग्रेटर हिमालय का विस्तार कहां कहां में दिखा? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, कुछ हिस्सा तिब्बत में आ जाएगा, फिर सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश।
तो नंगा पर्वत से लेकर के और नामचा पर्वत तक इसका विस्तार है। इसका आकार कैसा है, ठीक है, एक चाप के आकार का इसका आकार है। क्लियर। इस विस्तार में आपको ऑप्शन दिए जाते हैं नंगा पर्वत से नामचा पर्वत। एक तो ऑप्शन में अगर आपसे पूछा जाएगा विस्तार ग्रेटर हिमालय का कहां से कहां तक है, तो एक तो या तो आपके ऑप्शन में दिया जाएगा नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक, अगर वो पीक के अकॉर्डिंग पूछता है, ठीक है। अगर वो जो है चोटियों के उसमें पूछता है तो फिर नंगा पर्वत से नामचा पर्वत दिया जाएगा। और अगर वो नदियों के हिसाब से पूछता है कि किस नदी से लेकर के किस नदी के बीच में ग्रेटर हिमालय का विस्तार है, तो हम देखेंगे सिंधु से ब्रह्मपुत्र। सिंधु से ब्रह्मपुत्र के बीच में ग्रेटर हिमालय का विस्तार है, क्योंकि देखिए यहां से ऐसे सिंधु नदी आ रही है और इस तरीके से सिंधु नदी पाकिस्तान निकल जाएगी, ठीक है। उस तरीके से इधर से फ्लो हो रही है ब्रह्मपुत्र नदी और ब्रह्मपुत्र नदी कुछ इस तरीके से भारत में प्रवेश करती है। तो देखिए ये है सिंधु, ये क्या है, ये सिंधु है और ये है आपकी ब्रह्मपुत्र। देखिए ब्रह्मपुत्र ये सिंटेक्सियल फोल्ड लेकर के, हेयरपिन फोल्ड लेकर के भारत में आ रही है, असम में प्रवेश कर रही है, अरुणाचल प्रदेश में। और सिंधु नदी देखिए इधर से एक पूरा फोल्ड बनाते हुए इधर से मुड़ करके और जो नंगा पर्वत है उसके पश्चिम से और कहां निकल जाएगी, पाकिस्तान चली जाएगी। क्लियर। चलिए, तो अगर नदियों के लिहाज से पूछ लिया जाता है कि किस नदी से किस नदी के बीच में ग्रेटर हिमालय का विस्तार है, तो सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र के बीच में हम बताएंगे। पीक्स पूछ ली जाती हैं तो नंगा पर्वत से लेकर के और नामचा पर्वत के बीच में ग्रेटर हिमालय का विस्तार है। चलिए अब हम देखेंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो दर्रे स्थित हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पासेस जो स्थित हैं, कौन कौन से हैं। तो देखिए ग्रेटर हिमालय में जो दर्रे हैं, जो पासेस हैं, वो हमें दिखाई देते हैं उत्तराखंड से, ठीक। जो इंपॉर्टेंट पासेस हैं वो हमें उत्तराखंड से दिखाई देंगे। उत्तराखंड से पहले जो हमें दिखाई दे रहे थे हिमाचल प्रदेश वगैरह में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, वो सारे ट्रांस हिमालय के पासेस थे। तो अगर आपसे कभी पूछ भी लिया जाता है कि ग्रेटर हिमालय में जो पासेस हैं वो हमें कहां से मिलना प्रारंभ होते हैं, तो उत्तराखंड से मिलना प्रारंभ होते हैं, ठीक। तो देखिए उत्तराखंड से प्रारंभ मैंने लिख दिया। इंपॉर्टेंट पासेस कौन कौन से हैं, तो उत्तराखंड में देखिए कुछ पासेस हैं जैसे कि माना, नीति, यानी कि इसका नाम हो जाएगा माना ला, ला को तिब्बती भाषा में पास कहते हैं, ठीक। माना ला, नीति ला, लिपुलेख। अभी लिपुलेख कुछ समय पहले काफी चर्चा में था, हमने इस लिपुलेख पास तक हमने सड़क मार्ग का निर्माण कर लिया है, करीब 74 किलोमीटर सड़क मार्ग, और अब इस लिपुलेख मार्ग के द्वारा ही हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे। तो ये लिपुलेख पास बिल्कुल उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर स्थित है। एक और पास है सालसल, ठीक है। तो कुछ पासेस हमने देख लिए जो कि उत्तराखंड में मुख्य रूप से प्रारंभ होते हैं, मानाला, नीतिला, लिपुलेख, सालसल और एक और है मुलिंगला। मुलिंगला और थांगला, ठीक। हमने कल एक पास की बात की थी चांगला, वो कौन से रेंज में स्थित है, लद्दाख रेंज में, जिससे सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। वैसे एक पास है थांगला, मुलिंगला, सालसा, लिपुलेख, नीति और माना। इनको अगर हम यहाँ पर अरेंज करें उत्तराखंड में, तो देखिए अगर हम इसको उत्तराखंड में अरेंज करते हैं तो देखिए लिपुलेख पास बिल्कुल ये है, ये लिपुलेख पास है,
थांगला ये है, ये आपका लिपुलेख हो गया, थांगला हो गया, माना है, नीति है। ठीक है, थांगला, माना, नीति और लिपुलेख। क्लियर? चलिए, जो ये आपका लिपुलेख पास है ये बिल्कुल उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। जो माना पास है, तो माना पास जो है दो रेंजेस हैं, दो जो है ऊंची चोटियां हैं। इस चोटी का नाम है बंदरपूछ और इसका नाम है नंदा देवी। दोनों ही उत्तराखंड की पीक्स हैं और इन दोनों चोटियों के मध्य में, इन दोनों ही चोटियों के मध्य में दोस्तों एक पास स्थित है और इस पास को हम लोग बोलते हैं मानाला। ठीक है, मानाला बोलते हैं। और ये है आपकी नंदा देवी पीक्स है, ये नंदा देवी पीक है और इस नंदा देवी पीक के ही बिल्कुल बगल से, नंदा देवी पीक से ही एक पास है, इसका नाम है नीति। ठीक है, और फिर उसके बाद नंदा देवी के बाद उत्तराखंड नेपाल का बॉर्डर है, वहां पर है आपका कौन सा, लिपुलेख। तो ये तीनों देखिए क्रम से हैं, ये है आपका माना, ये है नीति और ये है आपका लिपुलेख। तो आपको इन तीनों को क्रम से याद रखना है। यहाँ पर मैंने क्रम उल्टा लिख दिया, मुझे लिखना चाहिए था माना, नीति इधर से, ये थांगला और मुलिंगला इधर लिखना चाहिए था, थांगला, मुलिंगला, फिर सालसर, फिर माना, नीति, लिपुलेख। क्लियर? इस क्रम में हमको पासेस याद रखने हैं। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे काफी ज्यादा पूछता है, जो हमारा सिक्किम है। इस सिक्किम में दो पास स्थित है, इस सिक्किम में दो पासेस स्थित हैं। एक का नाम है जेलेबला, ठीक, और एक इसका नाम है नाथुला। तो सिक्किम में दो पास स्थित हैं, जेलेबला और नाथुला। फिर उसके बाद उत्तराखंड में, उत्तराखंड का नाम अरुणाचल प्रदेश, इस अरुणाचल प्रदेश में एक पास स्थित है और इसका नाम है बोमडीला। ठीक है, तो हमने देखिए कौन कौन से हमने पास देख लिए। हमने कुछ पासेस उत्तराखंड में देखे, उत्तराखंड के मैंने पास लिख रहे हैं, माना, नीति, लिपुलेख, सालसर, मुलिंगला, थांगला। फिर ये देखिए ये पास हो गए उत्तराखंड में, ये कहाँ के हो गए, उत्तराखंड के। फिर उसके बाद जेलेबला और नाथुला, ये जेलेबला और नाथुला कहाँ है, सिक्किम में। और उसके बाद एक है बोमडीला, ये बोमडीला है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में कुछ और भी पासेस हैं, जैसे कि पांगसौ भी है। उसके बाद करेंगे यांगयाक है, यांगयाक जो है यहाँ पर स्थित है, बिल्कुल जहाँ जिस पास से ये वाला जो पास है ना, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश कर रही है, तो इस पास को हम लोग बोलते हैं यांगयाक। ठीक है, तो यांगयाक पास से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और यांगयाक पास बिल्कुल नामचा बरुआ के जस्ट पूर्व में स्थित है। क्लियर है? तो इसकी हम लोग बात करेंगे अभी आगे, इकट्ठा मैं सारे पासेस आपको बता दूंगा। एक पूरा हम लोग एक वीडियो लेकर के उसमें जितने भी पासेस है भारत के सब उसमें कवर कर लेंगे। तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट पासेस, उत्तराखंड से चालू होते हैं। उत्तराखंड के देखे हमने, सिक्किम के देखे और अरुणाचल प्रदेश के देखे। चलिए, जैसे एक दो कुछ पासेस है तुजु वगैरह, तो ये लघु हिमालय में आते हैं, तो जब हम लघु हिमालय पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। इंपॉर्टेंट पासेस के बाद हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हम देखेंगे इसके ग्रेटर हिमालय के। तो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर में हम लोग देखते हैं, जैसे एक ग्लेशियर है दोस्तों जेमू, काफी महत्वपूर्ण है, जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर दोस्तों सिक्किम में स्थित है, इस जगह पर स्थित है जेमू ग्लेशियर। जेमू कहाँ स्थित है, सिक्किम में। ठीक, उत्तराखंड में कुछ ग्लेशियर हैं, जैसे कि नंदा देवी ग्लेशियर हो गया, ठीक, गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, चौराबाड़ी ग्लेशियर है, जिस चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है, केदारनाथ के पास स्थित है चौराबाड़ी ग्लेशियर। ठीक है, मिलान ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर है। तो कुछ ग्लेशियर उत्तराखंड के हैं इंपॉर्टेंट। यमुनोत्री, गंगोत्री, ठीक, नंदा देवी
मिलान, शतोपंथ, ठीक। तो ये कुछ ग्लेशियर हैं जो कि उत्तराखंड में स्थित हैं। एक और ग्लेशियर आपको पिंडारी। ये कुछ ग्लेशियर दोस्तों उत्तराखंड के हैं। ये सारे कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। ठीक, तो हमने देख लिया इंपॉर्टेंट ग्लेशियर, हमने देख लिए जो ग्रेटर हिमालय में स्थित है। सिक्किम में एक जेबू ग्लेशियर महत्वपूर्ण है, वो हमने देख लिया। उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स देख लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट पीक्स, यानी कि महत्वपूर्ण चोटियां। महत्वपूर्ण चोटियां कौन कौन सी ग्रेटर हिमालय में, वो हम देख लेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड से। तो देखिए उत्तराखंड में कुछ चोटियां हैं। उत्तराखंड में जो चोटियां हैं इनको देखते हैं। एक तो बंदरपूंछ, इस बंदरपूंछ चोटी से ही यमुना नदी का उद्गम होता है। फिर एक चोटी है, इसका नाम है गंगोत्री, क्लियर। एक चोटी है नंदा देवी। देखिए नंदा देवी ग्लेशियर भी है, नंदा देवी चोटी भी है, गंगोत्री ग्लेशियर भी है, गंगोत्री एक पीक भी, चोटी भी है। यही नंदा देवी एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये हम बात करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे नंदा देवी को। एक है त्रिशूल, कामेर, ठीक, बंदरपूंछ, गंगोत्री, त्रिशूल, कामेर हो गया, ठीक। चलिए एक और बद्रीनाथ और दूनागिरी, ठीक। तो उत्तराखंड के कुछ हमने पीक्स देख लिए, बंदरपूंछ, गंगोत्री, नंदा देवी, त्रिशूल, कामेर, बद्रीनाथ, दूनागिरी, ये हो गए उत्तराखंड की जो पीक्स हो गई। अब हम देखेंगे उत्तराखंड के बाद हम देखते हैं कुछ नेपाल की कुछ महत्वपूर्ण पीक्स देखते हैं। आपसे कभी कभी क्रम से अरेंज करने के लिए बोल देता है। तो जब हम नेपाल की हम देखेंगे तो नेपाल में है आपका अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ठीक, मंसालू, एक और है गौरी शंकर, मंसालू हो गई। फिर उसके बाद एवरेस्ट हो गया और फिर है मकालू, ठीक है ना। तो हमने नेपाल की कुछ पीक्स देख ली, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मंसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट और मकालू। उत्तराखंड के हमने देखी बंदरपूंछ, गंगोत्री, नंदा देवी, त्रिशूल, कामेर, दूनागिरी, क्लियर। फिर हम देखेंगे इसके नेपाल के बाद हम सिक्किम आता है। सिक्किम क्या है हम देखेंगे, यानी नेपाल और सिक्किम, मतलब नेपाल में हमारी एवरेस्ट है, सिक्किम में कुछ हिस्सा उसका नेपाल में भी है। नेपाल सिक्किम बॉर्डर पे एक पीक है जिसका नाम है कंचनजंगा, हाइट 8,598 मीटर, कंचनजंगा, क्लियर है। ये सिक्किम में है कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है भारत के अधिकार क्षेत्र में, ठीक है। भारत अधिकृत जो क्षेत्र है उसमें सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा मानी जाती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक तो हमने वही देख ली थी, नामचा पर्वत,
जम्मू कश्मीर की एक हमने बात की थी, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत, ये भी नंगा पर्वत भी तो ग्रेटर हिमालय की ही पीक है, तो ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में होगी नंगा पर्वत। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया ग्रेटर हिमालय की जितने भी महत्वपूर्ण चोटियाँ थी, जितने महत्वपूर्ण ग्लेशियर थे, पासेस वगैरह, ये सारे महत्वपूर्ण चीज़ें हमने ग्रेटर हिमालय के बारे में आज देख ली। कल के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे लव हिमालय के बारे में, शिवालिक के बारे में, कल के टॉपिक में हम लोग क्लियर बात करेंगे। तो कल हमारा जो पर्वत है, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। दक्षिण भारत की हमने पहली बात कर लिए थे। कल के टॉपिक से हमारे उत्तर भारत के पर्वतीय जो प्रदेश के क्षेत्र हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। अगला फिर जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो देखेंगे प्लेन्स को, ठीक है। जो परसों जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग भारत का जो मैदान है उसको देखेंगे, ठीक। चलिए, थैंक यू क्लास।